अभ्यास का अभ्यास अद्भुत परिणामों की गारंटी देता है। जीत का रहस्य और आत्मविश्वास की उत्पत्ति अभ्यास में ही निहित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ये कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ और टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर के रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। अभ्यास के माध्यम से आईएएस परीक्षा के दृष्टिकोण से विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से संबंधित कुछ अद्यतन महत्वपूर्ण प्रश्नों को खंडवार हम आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी की ये दूसरी श्रृंखला है। तो आइए शुरू करते हैं आज के उन संदर्भों के माध्यम से आपकी तैयारी को धार देने का क्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से संबंधित। आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व। दरअसल हम देखते हैं सबसे पहले कि ये खबरों में क्यों है और डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है। तो देखिए, कुछ ही समय पहले हाल ही में अपनी तरह की विशिष्ट भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात डीएसटी के द्वारा हानले लद्दाख में स्थापना की गई है। तो जो डार्क स्काई रिजर्व है इसकी स्थापना की गई है कहां पर? हानले लद्दाख में की गई है और भारत में अपने तरह का यह विशिष्ट और पहला है, इस लिहाज से ये देखें तो महत्वपूर्ण है। अब डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा। तो दरअसल ये एक वेधशाला के आसपास स्थापित किए जाने वाला क्षेत्र होता है। इस ऐसे क्षेत्र को डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया जाता है जहां पर कृत्रिम प्रकाश न्यूनतम होता है, अर्थात जो बनावटी प्रकाश होता है, लोगों के द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश होता है, उसकी बाधा न्यूनतम होती है। देखें डार्क स्काई रिजर्व क्या है। तो डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा स्थान होता है जहां पर न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश बाधा होती है। तो हानले लद्दाख के इस क्षेत्र का चयन किया गया है और इसको भारत का पहला है, इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। कोई चीज भारत का पहला या विश्व का पहला हो तो महत्वपूर्ण है। डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया गया है। कौन घोषित करता है इसको देख लेते हैं। तो दरअसल इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के द्वारा इसको घोषित किया गया है, नामित किया गया है। अब देखें, अमेरिका आधारित ये एक गैर लाभकारी संस्था है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। इसी ने इसको नामित किया है जो ऐसे स्थानों को नामित करने का काम करती है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस हो, पार्क हो, अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई रिजर्व हो या संरक्षित क्षेत्र के रूप में इसको नामित करने का काम इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व की जो मुख्य विशेषता क्या है उस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। तो दरअसल यहां पर जो डार्क रिजर्व स्थापित किया गया है, डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है, इसके लिए एक समझौता किया गया, एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कौन कौन से पक्षकार हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किया? तो केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने हस्ताक्षर किया, साथ ही लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने इस पर किया और लेह और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान इसके द्वारा इस पर एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। अब देखिए, लद्दाख में ही इसको स्थापित किए जाने के पीछे कुछ कारण रहे होंगे। वो कौन से कारण है? तो एक तो लद्दाख इस क्षेत्र में इसको डार्क स्काई रिजर्व घोषित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, उस पर विचार करेंगे। इसके साथ ही इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो एस्ट्रो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना, अर्थात जो खगोलीय गतिविधियों के लिहाज से जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। साथ ही यहाँ के आसपास के जो गांव है वहां पर टेलीस्कोप लगाए जाएंगे, टेलीस्कोप से उनको लैस किया जाएगा ताकि जो एस्ट्रो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सके, खगोलीय गतिविधियों के दृष्टिकोण से जो पर्यटन है उसको उसमें इजाफा किया जा सके। इस लिहाज से यहाँ पर होम स्टे को भी बढ़ावा दिया जाएगा, लोग ठहर के इन खगोलीय गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे इन टेलीस्कोप के माध्यम से। इसलिए लिहाज से इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका उपयोग आगंतुक रात के समय आकाश में जो भी घटनाएं होती हैं उनको देख सकेंगे और इसका लुत्फ ले सकेंगे। इस लिहाज से इस पर्यटन को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा जो वन्य जीव जागरूकता है ये भी इसका एक लक्ष्य है। वन्य जीव जागरूकता कैसे लक्ष्य है? तो यहाँ पर लोगों को खगोल विज्ञान के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही, उसका लुत्फ तो लेंगे ही, साथ साथ यहाँ पर आसपास आप देखेंगे चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य है और यहाँ पर कई वन्य जीव और पेड़ पौधे जो है उनसे संबंधित जानकारी भी लोगों को दी जाएगी, पर्यावरण के प्रति भी अवेयर किया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर एक सूचना केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस सूचना केंद्र के माध्यम से चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इस रिजर्व के पास ही स्थित है, उसके वन्यजीव और पेड़ पौधों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियों को उपलब्ध करा के पर्यावरणीय सचेतता को बढ़ाने का काम किया जाएगा। डार्क रिजर्व की स्थापना के लिए लद्दाख को ही क्यों चुना गया? अब ये प्रश्न उठता है। तो दरअसल लद्दाख को इसलिए चुना गया कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि कृत्रिम प्रकाश बाधा न्यूनतम जहां पर होगा, आकाश साफ होगा, जहां पर डिस्टरबेंस बहुत कम होगा, ऐसी जगहों पर ही इसको स्थापित किया जाता है। देखिए, आप
जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर कृत्रिम प्रकाश होने की संभावना ज्यादा होगी। लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विरल जनसंख्या है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है। आप देखेंगे लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर अगर इसकी अवस्थिति है, इसके कारण ये इसको विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र बनाता है। ये शीत मरुस्थल भी है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर ऐसी पर्यावरणीय परिस्थितियां तो हैं ही, साथ ही यहाँ पर पहले से खगोलीय वेधशाला पहले से स्थापित है, उच्च ऊंचाई वाला स्टेशन यहाँ पर पहले से विराजमान है। अब देखेंगे इसके अलावा यहाँ पर स्वच्छ आकाश भी पाया जाता है, बादल रहित आकाश यहाँ पर रहता है, निम्न वायुमंडलीय जलवाष्प मिलता है। इससे ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, सब मिलीमीटर और मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए यह विश्व के सबसे अनुकूल स्थानों में से एक है, अर्थात इन तरंग दैर्ध्यों के लिए ये सबसे अनुकूल जगह है। तो इस लिहाज से विरल जनसंख्या होना, स्वच्छ आकाश का होना, जलवाष्प की न्यूनतम मात्रा का होना, ये ऐसी कंडीशंस हैं जो यहाँ पर इसको स्टैब्लिश करने के लिए, चयनित करने में अग्रणीय कारक के रूप में भूमिका निभा रही। अब देखिए हॉर्नले वेधशाला में स्थित अन्य कुछ टेलीस्कोप हैं जो पहले से विराजमान है, उस पर एक नजर डालें तो हिमालय चंद्र टेलीस्कोप यहाँ पर है, हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेनरेको एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप या MAC इसको कहते हैं, ग्रोथ इंडिया है। ये हॉर्नले वेधशाला में स्थित प्रमुख टेलीस्कोप है जो कि यहाँ पर पहले से स्टेब्लिश है। इसके अलावा अन्य टेलीस्कोप से लैस करके यहाँ के गांवों को ऐसे समृद्ध किया जाएगा कि आप खगोलीय जो गतिविधियां हैं उनका ज्यादा अध्ययन कर सकें और इस लिहाज से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा शीर्षक, दूसरा संदर्भ हमारा है पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन गैस ईंधन सेल से निर्मित बस। अब देखिए ये खबर में क्यों है, जहां भी पहला लग गया इसका मतलब या तो देश का या तो विश्व का पहला है। तो देखिए हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, इनके द्वारा नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। इस जगह पर नई दिल्ली में, ये देश की पहली, ध्यान देंगे आप, ये देश की पहली है, इस लिहाज से यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या है तो ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल अर्थात एक ऐसा सेल जो ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित होता हो, ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का इसमें इस्तेमाल होता है। ऐसी बस को हरी झंडी दिखाई गई, कहां पर, नई दिल्ली में। तो इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन की दिशा में इसे एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। हाइड्रोजन से संचालित अगर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा तो इससे पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा न्यूनतम होगी। इस लिहाज से ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है, एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। और अगर ये सफल होता है तो भविष्य में इन बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को कम करने में काफी सहायता मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल क्या है? दरअसल जो हरित हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन होता है, वो ईंधन सेल इस प्रकार का ईंधन सेल होता है जिसमें ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत शक्ति का एक स्वच्छ, विश्वसनीय, शांत और कुशल स्रोत है। आपको भी पता है कि इसमें की गुणवत्ता उच्च होती है, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरणीय कारक 0 होते हैं, कम होते हैं, तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। और ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन, जिसमें कि जल और उष्मा ही उप उत्पाद होते हैं, अर्थात इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं, वो जल और उष्मा होते हैं, और इनमें किसी भी प्रकार का प्रदूषणकारी तत्व हमको दिखाई नहीं देता है। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए हरित हाइड्रोजन की जहां तक बात है, तो हाइड्रोजन का ही एक प्रकार है जिसे पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस कैसी प्रक्रिया होती है? तो आप जानते हैं जिसको विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस को कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी आयनिक पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थों में इसको अपघटित कर दिया जाता है, इसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, अर्थात जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन इस पूरी प्रक्रिया में 0 होता है, शून्य होता है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं प्रदूषण 0 है। जल और उसके जो घटक तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें विभाजित करना इसमें शामिल होता है, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हरित हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है। अब बात करें हरित हाइड्रोजन के बाद जो ईंधन सेल क्या होता है। ईंधन सेल वो सेल होता है, सेल क्या होता है, इसमें विद्युत रासायनिक उपकरण, ये एक प्रकार का विद्युत रासायनिक उपकरण होता है जिसमें जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रासायनिक ऊर्जा का मतलब इसमें इस मामले में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये इस प्रकार की सेल होती है। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा अलग अलग किए गए 2 इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड, ये 2 इस सेल में स्थित होते हैं और उसकी एक प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से इसमें बिजली पैदा की जाती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें सबसे पहले हरित हाइड्रोजन को ईंधन सेल के एनोड वाले हिस्से में उसकी आपूर्ति कर दी जाती है, और जब यह एनोड वाले हिस्से में पहुंचता है तो हाइड्रोजन अणु इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और सकारात्मक रूप से ये आवेशित हाइड्रोजन आयन अर्थात प्रोटॉन बन जाते हैं।
और जब प्रोटॉन बनेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक बाहरी सर्किट के माध्यम से एनोड से कैथोड तक प्रवाहित होगा, जिससे विद्युत प्रवाह उत्पन्न हो जाएगा और वायु से ऑक्सीजन कैथोड को आपूर्ति की जाती है। फिर कैथोड पर ऑक्सीजन अणु इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के साथ मिलकर उपउत्पाद के रूप में अर्थात बाई प्रोडक्ट के रूप में जल और वाष्प का निर्माण उत्पादन कर देते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सेल की इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ बिजली का उत्पादन होता है और फिर वो एक ईंधन के रूप में कार्य करता है और उससे जब इलेक्ट्रिक होगा तो फिर उससे बस भी चलेगी। तो इस प्रक्रिया को इसमें अपनाया जाता है। क्या लाभ होता है? तो लाभ दरअसल हरित हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का एकमात्र उपउत्पाद जल है। तो ऐसी कंडीशन में कोई ऐसा इसका बाई प्रोडक्ट नहीं है जो कि प्रदूषणकारी हो। तो एक तो यही है कि ये शून्य उत्सर्जन ऊर्जा स्रोत बनाता है, जिसमें कि ऐसे उत्सर्जन नहीं होते हैं जो प्रदूषण को फैलाने का काम करे। तो इस लिहाज से ये देखेंगे तो काफी लाभकारी होता है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी। पारंपरिक वाहनों की तरह ही हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों में कुछ ही मिनटों में ईंधन भरा जा सकता है, अर्थात इसमें भी जैसे पारंपरिक वाहनों में ईंधन कुछ मिनटों के अंतर्गत भर लिया जाता है, तो ये भी प्रक्रिया जटिल नहीं है। अगर ये सक्रिय होते हैं, अगर ये प्रक्रिया सफल होती है तो भविष्य में ये कोई इश्यू नहीं होगा कि इसमें ईंधन भरने में बहुत टाइम लग रहा है। तो ये एक इसका पॉजिटिव हमको सेंस दिखाई दे रहा है कि अगर ये पूरी प्रक्रिया सफल होती है तो ये आगे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसके रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या चुनौतियां हैं? तो देखिए, वर्तमान में जो हरित हाइड्रोजन है वो काफी महंगा है, इसका प्रोडक्शन जो है काफी महंगा है। अब इस क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट करने की जरूरत है कि इसके माध्यम से, इस शोध के माध्यम से किसी भी प्रकार इसकी लागत को कम कर लिया जाए अगर, तो ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इसको अपना के हम बड़ी मात्रा में ऐसी बसें, ऐसी कारें बना सकते हैं जो चले। लेकिन फिलहाल इसकी लागत का अधिक होना, इसका महंगा होना इसके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई देता है। इसको व्यापक रूप से अपनाने के लिए उत्पादन हो, चाहे भंडारण हो, चाहे वितरण हो, ये सभी हाइड्रोजन के बुनियादी ढांचे हैं और इसका विकास करना जरूरी है कि ये सारी प्रक्रियाएं इतनी महंगी ना हो, इतनी सर्वसुलभ हो, इतनी सस्ती हो कि सबकी पहुंच इस तक हो। तब शायद हम इसको बड़ी मात्रा में अपना पाएंगे और तभी इसका लाभ उठा पाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का महत्व क्या है? तो दरअसल विद्युत उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग ये करती हैं और इनके बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनसे प्रदूषण नहीं होता है। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि प्रदूषण के लिहाज से देखें तो ये पर्यावरण के अनुकूल है। ये इस लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंस तो इसका रोल यही है। दूसरा, आप देखें जो पारंपरिक ईंधन की तुलना में आप देखेंगे हाइड्रोजन से 3 गुना अधिक ऊर्जा घनत्व है इसका और शून्य हानिकारक उत्सर्जन है, अर्थात 3 गुना ज्यादा ऊर्जा अगर उत्पन्न हो रही है तो इसकी हम कहें गुणवत्ता बहुत अच्छी है और साथ में प्रदूषण 0 हो रहा है। तो अगर ये सस्ता हो जाता है, अगर इसकी महंगाई को, इसकी पूरे के पूरे उस प्रक्रम को अगर हम सस्ता बना लेते हैं, इसके भंडारण को, वितरण को, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की आवश्यकता है, तो ये काफी अच्छा माध्यम हो सकता है, क्रांतिकारी कदम हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन भारत के ऊर्जा परिदृश्य को कैसे बदल देगा? तो देखिए, अगले जो 2 दशक, आने वाले जो 2 दशक है, उसमें जब आप देखेंगे तो वैश्विक वृद्धिशील ऊर्जा की मांग में वृद्धि हो रही है और इस मांग वृद्धि में हाइड्रोजन और जैव ईंधन का हिस्सा लगभग 25% हो जाएगा। अर्थात आने वाले समय में जो मांग वृद्धि हो रही है तो उसके लिहाज से हाइड्रोजन और जैव ईंधन जो है इसकी हिस्सेदारी बढ़ने की पूरी संभावना है और भारत का भी ये लक्ष्य है कि हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात में वैश्विक चैंपियन बनना चाहता है भारत भी। इस लिहाज से अगर ऐसा लक्ष्य भारत का है तो हरित हाइड्रोजन को केंद्र के रूप में रखना ही होगा, तो केंद्र के रूप में ये रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए इसका रोल इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की सफलता भारत को जीवाश्म ऊर्जा के शुद्ध आयातक से स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा के शुद्ध निर्यातक बनने में मदद कर सकता है। अर्थात हम जो जीवाश्म ईंधन का भी ज्यादा से ज्यादा आयात कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अगर हम इस क्षेत्र में, स्वच्छ हाइड्रोजन क्षेत्र में अगर सफलता हमको मिलती है तो एक समय ऐसा हो सकता है कि स्वच्छ ईंधन जो है हाइड्रोजन के माध्यम से इसके हम निर्यातक बन सकते हैं, अगर इसको हम डेवलप कर लें तो। ये महत्व है। साथ ही एक और लक्ष्य है कि 2070 तक हमारा लक्ष्य है कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना, अर्थात उत्सर्जन जो है वो 0 करना। तो इस लक्ष्य को पाने के लिहाज से भी आप देखेंगे तो जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जिसमें एक प्रकार ग्रीन हाइड्रोजन भी है, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त तभी कर पाएंगे। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसको नवीकृत किया जा सकता है, जो जीवाश्म ईंधन से हट के नवीकृत किया जा सकता है, इसमें बेसिकली जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, या इस प्रकार के आप देख सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना हो सकती है
और इसमें हाइड्रोजन जो है वो एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। इस लिहाज से भी जो ग्रीन हाइड्रोजन है भारत के ऊर्जा परिदृश्य को बदल सकता है। अब देखिए, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल क्या है? तो भारत की पहल यह है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना। जितने भी ऐसे वाहन हैं जो हाइब्रिड हैं, अर्थात जिसमें परंपरागत ईंधन का इस्तेमाल भी होता है और नवीकृत ईंधन का इस्तेमाल भी होता है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक वाहन है जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक पर डिपेंडेंट है, उनका विनिर्माण करना है, इसको बढ़ाना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आप देखें, इसके लिए भी भारत ने एक पहल की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है, इसके माध्यम से भी पहल की है भारत ने। तो ये भारत के पहले से ही कुछ ऐसे मिशन हैं जो कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने ये पहल कर रखी है। अगला हमारा संदर्भ है वो है एक्सपोसेट। अब एक्सपोसेट खबरों में क्यों है, सबसे पहले इसको देख लें। तो दरअसल हाल ही में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है अर्थात इसरो जो है, उसके अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ, इन्होंने बेंगलोर में, किस जगह पर, बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय में एक यूजर मीट ऑफ एक्सपोसेट के दौरान छात्रों और वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए इसकी चर्चा की। किसकी चर्चा की? एक्सपोसेट की चर्चा की। इस लिहाज से चर्चा में है। एक्सपोसेट है क्या, इसको समझ लेते हैं। दरअसल यह XPO और सेट, अर्थात एक्सपोसेट की अगर बात करें तो एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह है। ध्रुवणमापी उपग्रह क्या है? तो भारत का एक अग्रणी ध्रुवणमापी अर्थात पोलरीमेट्री, एक्सरे से होता है, एक्सरे हो गया एक्स से, ये पोलरमेट्री हो गया, और सेट फॉर सैटेलाइट हो गया। तो ये भारत का एक एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह है। ऐसा एक मिशन है जिसका उद्देश्य क्या है? तो विषम परिस्थितियों में खगोलीय स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना, अर्थात जो भी खगोलीय गतिविधियां हैं, खराब से खराब सिचुएशन में भी उसका कैसे अध्ययन किया जा सकता है। इस लिहाज से ये एक एक्सरे पोलरमेट्री मिशन है भारत का। तो एक्सपोसेट ये है, इसको आप समझ लें। वर्ष 2021 में क्या हुआ? नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर अर्थात IXPE के बाद एक्सरे का उपयोग करने वाला यह विश्व का दूसरा पोलरमेट्री मिशन है। इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। इससे पहले नासा ने केवल अपना एक एक्सरे पे बेस्ड पोलर मिशन भेजा, उसके बाद ये देखें तो दूसरा है। एक्सपोसेट को कौन है? तो इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बेंगलुरु, इन दोनों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो ये आप याद रखेंगे कि इसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु, इन दोनों की सहायता से एक्सपोसेट को विकसित किया जा रहा है। इस मिशन के बारे में सारा चीज ये दोनों ही, इन दोनों का ही योगदान है तैयार करने में। इसमें दो वैज्ञानिक नीतभार या पेलोड का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से पेलोड है उसको देख लेते हैं। तो भारतीय एक्सरे पोलरीमीटर अर्थात पोलिक्स, और दूसरा है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग अर्थात एक्सपेक्ट। ये दोनों इसमें नीतिभार हैं, इसके पेलोड हैं, और साथ ही पृथ्वी की ये निचली कक्षा में जो लो ऑर्बिट है उसमें इसको स्थापित करने की योजना है। साथ ही ये इसके जीवन काल की अगर बात करें, इस पूरे मिशन की कितनी अवधि होगी, तो ये लगभग 5 वर्षों की अवधि होगी। इस दौरान यह मिशन काम करेगा। खगोलीय स्रोतों को समझने में महत्व कैसे इसका है उसको भी देख लें। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसके माध्यम से मध्यम ऊर्जा बैंड में एक्सरे ध्रुवीकरण की माप करेगा। मध्यम ऊर्जा बैंड अर्थात इसका जो परास है उसकी अगर बात करें तो 8 से लेके 30 केवी ऊर्जा रेंज के बीच में ये कार्य करेगा। साथ ही जो ब्रह्मांडीय स्रोत हैं उसमें ध्रुवीकृत एक्सरे का अध्ययन, विकिरण की प्रकृति, उनकी पीढ़ी में योगदान देने वाली जो भी अंतर्निहित प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में ये एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, उसके बारे में एक नजरिया प्रदान करेगा, जानकारी प्रदान करेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इमेजिंग और टाइमिंग डेटा का उपयोग करने वाले जो पारंपरिक तरीके थे ये उसके विपरीत काम करेगा, अर्थात और अच्छे तरीके से काम करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से। और एक्सपोसेट जो है विभिन्न खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जित जो ध्रुवीकृत एक्सरे की माप को सक्षम बनाता है। जो मैग्नेटर्स, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारे जैसे जो क्षेत्र हैं, जैसे जो ये खगोलीय हम कह सकते हैं जो चीजें हैं, जैसे ब्लैक होल हो गया, न्यूट्रॉन सितारे हो गए, इनके बारे में एक गहरी समझ हमको प्रदान करेगा। तो इस लिहाज से ये इसके कुछ महत्व हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसरो के अन्य आगामी मिशन कौन कौन से हैं उस पर भी एक नजर डाल लें। तो अगर आगामी मिशनों की बात करें तो शुक्रयान 1 है जो शुक्र ग्रह से संबंधित है, भारत का पहला ऑर्बिटर मिशन होगा। साथ ही गगनयान मिशन है, यह भी एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में स्टेबल करने का काम करेगा। ऐसे ही निसार मिशन है, इसरो और नासा के बीच में एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जो कि वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन की जानकारी
प्रदान करेगा। तो इसरो के कुछ अन्य आगामी मिशन है। आगे देखें, डीप फेक से निपटना। हाल ही में काफी चर्चा में रहा डीप फेक। एक अभिनेत्री की इसी तकनीकी पर आधारित एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसके माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया गया। तो दरअसल भारतीय अभिनेत्री की वास्तविक जैसी दिखने वाली लेकिन नकली वीडियो के वायरल होने से डीप फेक काफी चर्चा में आया। दरअसल यह क्या है? यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को लेकर, इस क्षेत्र में जो दुरुपयोग हुआ उसको लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली और चिंता का एक माहौल बन गया। वास्तव में इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के हूबहू शक्ल, सूरत, आवाज से मिलती जुलती छवि तैयार कर ली जाती है। उससे रिलेटेड वीडियो बना के उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास हो सकता है, इसलिए ये एक चिंता का विषय है। दरअसल डीप फेक जो होता है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इसमें किया जाता है और उससे तैयार किया गया एक ऐसा मनोरंजन या मीडिया का एक ऐसा अवास्तविक रूप होता है जो वास्तविक की तरह ही दिखाई देता है। इसमें होता क्या है कि जो ऑडियो और विजुअल कंटेंट है उसके माध्यम से लोगों को बहकाने और गुमराह करने के लिए इस प्रकार का एक वीडियो तैयार कर लिया जाता है। डीप फेक बेसिकली किस टेक्निक पर काम करता है? तो यह डीप सिंथेसिस प्रौद्योगिकी का एक हिस्सा है जिसमें आभासी दृश्य बनाने के लिए टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है, चित्र का प्रयोग, ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डीप लर्निंग और संवर्धित वास्तविकता, जिसको ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, ऐसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जो संवर्धित वास्तविकता है, ऑगमेंटेड, जिस हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, वो उपयोगकर्ता द्वारा जो देखे गए वास्तविक दृश्य होते हैं और कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न आभासी दृश्य, इन दोनों का संयोजन होता है। मान लीजिए हमने कोई चीज देखा, वास्तविक रूप में वो जैसा था और कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न एक आभासी दृश्य, इन दोनों को मिला देगा और वास्तविक जैसा ही प्रतीत होगा और उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करके उस छवि को किसी और रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें वास्तविकता और आभासी के बीच में जो लकीर है उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। दरअसल डीप फेक जो होता है, इसमें आप देखेंगे कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, जिसको GAN के नाम ऐसे भी संबोधित किया जाता है, इस तकनीक का उपयोग करके इसको तैयार किया जाता है। क्या होता है इसमें? तो इसमें जनरेटर अर्थात उत्पादक और डिस्क्रिमिनेटर अर्थात विभेदक, इस नाम के दो प्रतिस्पर्धी न्यूरल नेटवर्क होते हैं। एक जनरेटर होगा और दूसरा क्या होगा? दूसरा डिस्क्रिमिनेटर होगा। अब क्या होगा इन दोनों के माध्यम से? देखिए, जनरेटर क्या करेगा, जो अवास्तविक छवियां हैं अर्थात जो रियलिटी नहीं है, उन छवियों को या उन वीडियो को बनाने में मदद करता है। ये दिखने में वास्तविक जैसे ही होते हैं, अर्थात अवास्तविक है लेकिन उसको कन्वर्ट करेगा वास्तविक की दिशा में। अब डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा? जनरेटर के द्वारा जो बनाए गए डेटा है उससे वास्तविक डेटा को अलग करने का प्रयास करता है। डिस्क्रिमिनेटर की जो प्रतिक्रिया है, उससे प्रतिक्रिया से सीखते हुए जनरेटर अपने आउटपुट में लगातार सुधार करता है, अर्थात डिस्क्रिमिनेटर उसको फिर क्या करेगा? उसको रिजेक्ट करेगा, तो ये उसमें और सुधार करेगा और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि उसका परिणाम ऐसा ना आ जाए कि डिस्क्रिमिनेटर जो होता है वो कंफ्यूज हो जाए कि ये तो एकदम वास्तविक की तरह लगने लगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही, ये दोनों के संयोजन से ही ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो जो परिणाम आता है, वो जो वीडियो आता है, वो जो फिगर आता है, वो जो चित्र आता है, वो टेक्स्ट आता है, बिल्कुल उसमें जो डिस्क्रिमिनेटर है वो उसको भी, उसके सामने भी दुविधा की कंडीशन आ जाए, वो भी कंफ्यूज हो जाए, तो फिर इसका परिणाम जो सामने आएगा वो डीप फेक का रिजल्ट होगा और उसका इस्तेमाल विभिन्न तरीके से, नकारात्मक तरीके से भी हो रहा है, जिसकी वजह से चिंता है। हालांकि इसके सकारात्मक उपयोग भी हैं। अब देखिए, डीप फेक बनाने के लिए स्रोत और लक्षित व्यक्ति के फोटो को उससे संबंधित वीडियो के रूप में बड़ी मात्रा में बनाने के लिए डेटा की जरूरत होगी, अर्थात उसके फोटो या उसके वीडियो से संबंधित जो डेटा है उसकी जरूरत होती है। डेटा कहां से मिलता है? तो उस व्यक्ति की सहमति अथवा जानकारी के बिना, अर्थात अगर मेरे से संबंधित किसी फोटो, किसी वीडियो को ये लोग इस्तेमाल अगर करते हैं तो मेरी सहमति भी उसमें नहीं है, मेरी जानकारी भी नहीं है, इंटरनेट हो गया या सोशल मीडिया हो गया, उससे एकत्र कर लिया जाता है, तो ये एक प्रकार का अपराध है। इसीलिए इस समय डिमांड हो रही है इस संबंध में कानून बनाने की भी। अब देखिए, डीप फेक के सकारात्मक प्रयोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही है। सकारात्मक क्या है? तो इसका उपयोग ऑडियो कंटेंट को रीस्टोर करने में और ऐतिहासिक कृतियों का पुनर्निर्माण करने में आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कोई ऐतिहासिक कृति है, वो छत विछत हो गई है, तो उसको पुनर्निर्माण अगर करने का प्रयास करना है तो इसके माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही आप देखें, कलात्मक अभिव्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग कॉमेडी में, सिनेमा में, संगीत में और गेमिंग में भी किया जा रहा है।
इसके अलावा आप देखें, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम लोग अपने ऑनलाइन आवश्यकताओं के लिए सिंथेटिक कृत्रिम अवतारों का उपयोग कर सकते हैं। ये चिकित्सा प्रशिक्षण में सिमुलेशन को बेहतर बनाता है। तो ये कुछ अन्य इसके उपयोग भी हैं जो कि सकारात्मक है। लेकिन परेशान करने वाले परिणाम और नैतिक चिंताएं क्या हैं? तो नैतिक चिंताएं आप सबसे छुपी नहीं है। नैतिक चिंताएं वही सारी हैं जिसका सामना अमूमन आए दिन लोग कर रहे हैं। डीप फेक का उपयोग विभिन्न दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा है, जैसे फर्जी खबरों को फैलाने के लिए, किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने के लिए। फर्जी खबरों का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया जाएगा? डीप फेक का इस्तेमाल किया जाएगा। उस खबर से मिलती जुलती खबर को टेक्स्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, किसी की आवाज को चेंज करके सेम उसी आवाज में चीजों को करने की कोशिश की जा रही है। कई बार आपने इधर रिसेंटली इस प्रकार के क्राइम देखे कि हूबहू आप ही की आवाज में कहीं पे फोन जाता है और आपकी आवाज में उससे पैसा मांगने का काम किया जाता है। लोग ये समझते हैं कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो डीप फेक का शिकार हो चुके होते हैं तब तक। इस प्रकार चुनावों में जनमत को प्रभावित करना, किसी राजनेता की छवि को धूमिल किया जा सकता है, उसकी आवाज में कुछ ऐसे कंटेंट प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो कि गलत है पूरी तरह से। व्यक्ति या संगठनों को ब्लैकमेल करना, किसी की ऐसी वीडियो बना देना कि वो आपत्तिजनक हो और उस माध्यम से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा हो, ऐसा ही किसी संगठन के लिए भी हो सकता है। तो ये सब एक जबरी वसूली करना, ये इस प्रकार की एक कुछ नैतिक चिंताएं हैं जो डीप फेक के दिशा में सोचने पर मजबूर करती हैं। मशहूर हस्तियां हो गए, राजनेता हो गए, कार्यकर्ता हो गए, चाहे पत्रकार हो गए, उनके मान सम्मान और विश्वसनीयता को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाना, ये डीप फेक के संबंध में वो नैतिक चिंताएं हैं जो हमें इस दिशा में कानूनों के विमर्श तक ले जाती हैं, अर्थात कानून के लिए सोचने को बाध्य करती हैं। अब डीप फेक से निपटने के लिए भारत का रुख क्या है? भारत में देखिए, अगर कानून की बात की जाए तो कानून या नियम इस दिशा में अभी नहीं है जो डीप फेक तकनीकी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए या इसके लिए विनियमन निर्धारित करते हैं। कुछ ऐसे कानून हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इस दिशा में हमें कुछ कदम उठाने के लिए थोड़ा सा हमें बल प्रदान करते हैं, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 हो या 67A जैसे मौजूदा कानून हो। डीप फेक के कुछ पहलुओं पर लागू किए जा सकते हैं, जैसे मानहानि हो गया या स्पष्ट सामग्री को प्रकाशित करना हो गया। ये कुछ आंशिक इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 500 की बात करें तो मानहानि के लिए सजा का प्रावधान भी करती है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे ही सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 दूसरों का प्रतिरूपण करने वाली सामग्री, अर्थात उसको हूबहू बनाने की सामग्री जो है, कृत्रिम रूप से रूपांतरित छवियों को 36 घंटों के भीतर हटाने का आदेश देता है। लेकिन वास्तव में ये इसके जो अपराधों की प्रकृति जितनी गंभीर है, उस लिहाज से इस दिशा में भी ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा किसी कॉपीराइट छवि का या वीडियो का उपयोग डीप फेक बनाने के लिए किया गया है तो कॉपीराइट अधिनियम के तहत भी उस पर कार्यवाही हो सकती है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 का उपयोग किया जा सकता है। इसकी धारा 51 इस दिशा में कहती है कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के अनधिकृत उपयोग को नहीं किया जा सकता है, उस पर यह अंकुश लगाती है। लेकिन ये सारी की सारी जो हम देख रहे हैं, ये सारा का सारा कानून जो देख रहे हैं या ये जो शिकंजा है, ये आंशिक रूप से है, अप्रत्यक्ष रूप से इस पर लागू किया जा सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से इस दिशा में अभी कानून की कमी है। गोपनीयता, सामाजिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र पर संभावित प्रभाव को देखते हुए भारत को विशेष रूप से जो डीप फेक है उस दिशा में सोचने की जरूरत है और इस दिशा में व्यापक कानूनी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है, वर्तमान में इसकी बढ़ती हुई चिंताओं को देखने के लिहाज से। आगे अगर हम देखें तो स्टार फायर एल्गोरिदम क्या है, क्यों है खबरों में, सबसे पहले इसको देख लें। तो स्टार फायर एल्गोरिदम क्या है? तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात RRI के वैज्ञानिक, पहला संस्थान कौन सा है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, RRI के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में अवांछित रेडियो फ्रीक्वेंसी हस्तक्षेप अर्थात RFI रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफियरेंस, इससे निपटने के लिए स्टार फायर नाम का एक एल्गोरिदम विकसित किया है। किसने विकसित किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, RRI ने। किससे निपटने के लिए? तो RFI अर्थात रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफियरेंस से निपटने के लिए एक प्रकार का एल्गोरिदम विकसित किया है, जिसको स्टार फायर एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। इस वजह से यह चर्चा में है। अब देखिए स्टार फायर क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा में टेरेस्ट्रियल रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उसके हस्तक्षेप का ये क्या करेगा? उसको उसके हस्तक्षेप का अनुकरण करेगा और एक उन्नत एल्गोरिदम, ये उस प्रकार का एक उन्नत एल्गोरिदम विकसित करता है। यही है स्टार फायर, जिसे अंतरिक्ष में अवांछित जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफियरेंस है
उसके संकेतों का अनुमान लगाया जा सकेगा, उसकी मैपिंग की जा सकेगी और उसको समझा जा सकेगा। तो ये स्टार फायर एक प्रकार का एल्गोरिदम है जिसके माध्यम से हम इस प्रकार के इंटरफेरेंस को समझ सकते हैं। स्टार फायर एल्गोरिदम एफएम रेडियो स्टेशन, वाईफाई नेटवर्क, मोबाइल टावर, रडार, उपग्रह और संचार उपकरणों सहित विभिन्न स्रोतों के द्वारा उत्सर्जित जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस है उनका अनुमान और पहचान ये दोनों कर सकता है। अर्थात ये क्या करेगा, ये विभिन्न माध्यम है, चाहे वो कोई टावर हो, कोई रडार हो, कोई उपग्रह हो, कोई संचार उपकरण हो, इन तमाम जो उपकरण हैं उनसे जो उत्सर्जित होने वाली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसके माध्यम से जो इंटरफेरेंस होता है ये उसकी मैपिंग भी करेगा, उसकी पहचान करेगा और पहचान करने के साथ साथ ये उसके अनुमान को भी बताएगा। तो ये है स्टार फायर। इस एल्गोरिदम में क्या है, तो अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशनों में इससे क्रांति आ सकती है और भविष्य में ऐसे मिशन से प्राप्त जो डेटा है उसको और समृद्ध करने की क्षमता विकसित हो सकती है। ये इसके कुछ लाभ हैं। इस एल्गोरिदम को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, कहां के वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, तो कनाडा है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है और दक्षिण अफ्रीका है। इसका मतलब है कि कुल जो 6 देश हैं, इन 6 देशों में कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इन्होंने एफएम ट्रांसमीटर जो स्टेशन है उन पर डेटा का उपयोग किया, अर्थात उनसे डेटा को कलेक्ट किया और उसके बाद इस एल्गोरिदम का विकास किया, इसका डेवलप किया। अब अनुप्रयोग क्या है, तो रेडियो खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना इसका एक ये अनुप्रयोग है। अर्थात स्टार फायर क्या करेगा, अंतरिक्ष में जितने भी अवांछित जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस हैं उन संकेतों को अनुमानित कर लेगा, उन संकेतों को पहचान लेगा, उनका मानचित्रण कर लेगा, उनकी मैपिंग कर लेगा और खगोलविदों को प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करने में भी यह मदद करेगा। साथ ही 21 सेमी हाइड्रोजन लाइन का पता लगाने के लिए 40 से 200 मेगाहर्ट्ज रेंज के भीतर रेडियो एंटेना की ट्यूनिंग को सक्षम बनाता है जो ब्रह्मांड के बारे में रहस्यों को उजागर करेगा। इस प्रकार ये जितने इंटरफेरेंस हैं मोटा मोटी हम समझें तो उन इंटरफेरेंस की पहचान करेगा, उनकी मैपिंग करेगा और खगोल जो है विज्ञान है उस दिशा में हमारे रहस्यों को और बेहतर तरीके से उजागर करने का काम करेगा। इष्टतम उपकरण डिजाइन एल्गोरिदम अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशनों के लिए उपकरणों को डिजाइन करने में भी सहायता करता है। अर्थात खगोल विज्ञान की दिशा में अगर हमको कोई उपकरण बनाना है तो उस उपकरण की डिजाइन कैसी हो इस दिशा में भी ये मदद करेगा। साथ ही RFI अर्थात रेडियो फ्रीक्वेंसी जो इंटरफेरेंस है उसकी उपस्थिति में भी बेहतर ढंग से ये उपकरण काम कर सकेंगे। अर्थात इन उपकरणों को इन डिस्टरबेंस करने वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके इंटरफेरेंस के प्रति सचेत करते हुए ऐसा ढांचा विकसित करने में यह सहायक होगा जिससे कि ये उपकरण और बेहतर ढंग से काम कर सकें। इससे भविष्य के मिशनों के लिए डेटा संग्रह और विश्लेषण में सुधार हो पाएगा इसके उपयोग के माध्यम से। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रातुष मिशन का भी समर्थन करता है। स्टार फायर का उपयोग करके जो प्रोबिंग रिनोइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम द हाइड्रोजन, जिसको शॉर्टकट में आप प्रातुष कह सकते हैं, इन मिशनों में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दूर से 21 सेमी हाइड्रोजन लाइन का उपयोग करके ब्रह्मांड में सितारों और आकाश गंगाओं के जन्म का अध्ययन करना है। अर्थात इस मिशन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में भी स्टार फायर एल्गोरिदम सहायक होगा। इसके कहने का आशय यही है। एल्गोरिदम क्या करेगा, जो सफल डेटा का एकत्रण है उसके लिए एंटीना और उपकरण जो घटक हैं उनको ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही कक्षा चयन क्या है, तो एल्गोरिदम की क्षमता भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए कक्षा चयन में भी सहायता करेगी। मतलब ये बताएगा कि भविष्य में जो अंतरिक्ष अभियान है उनकी कौन सी कक्षा में उनके लिए कौन सी कक्षा उपयुक्त होगी, कहां पर फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस न्यूनतम है, इस बात को बताने में भी यह सहायक होगा। साथ ही यह कम FRI यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस कक्षाओं की पहचान करेगा। यह बताएगा कि अमुक कक्षा में जो इंटरफेरेंस है रेडियो फ्रीक्वेंसी का वो कम है इसलिए ये कक्षा उपयुक्त है, इस बात की पहचान करेगा। विशेष रूप से आप देखें तो 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज में जो उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसका मतलब ये इन कक्षाओं में ये बात की जानकारी देगा कि अमुक कक्षा वैज्ञानिक गतिविधियों के संचालन के लिहाज से उपयुक्त है। ये सारे इसके उपयोग थे और ये सारे इस एल्गोरिदम के होने वाले फायदे हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होगा। हम जल्द ही मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।
नए खंड में। तब तक के लिए आप लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।